तो हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू पाई स्कूल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री का क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है जो कि है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, आज इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देने वाले हैं। एंड मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को और उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो टॉपिक्स हमारे लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में रिलेवेंट है, वही हम सिर्फ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपका ये जो लेक्चर है आपके इस पूरे चैप्टर के डाउट्स को, जो भी आपके कंफ्यूजन्स होंगे उनको ये खत्म कर देगा और उसके बाद आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। अब जरा अगर ध्यान से अगर इस चीज को देखी जाए, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड नाम का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आप जानते हैं। मेकिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना होता है। और ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है? हालांकि देखिए एक चीज आपको मैं पहले से बता दूं, इस प्रकार का एक और चैप्टर हमारे 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में है जिस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, और वो इकोनॉमिक्स के अंदर है। ठीक है, तो वहां भी हमें चीजों को पढ़ना है, लेकिन हमें वहां अलग से चीजों को पढ़ना है। और ये हिस्ट्री की बात है तो आप एक चीज तो समझते ही हो, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या दुनिया ऐसे कनेक्टेड थी जिस तरीके से आज कनेक्टेड है। तो इस चैप्टर को बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमें ये जानना है कि आज से हजारों साल पहले क्या दुनिया इसी प्रकार से कनेक्टेड थी जिस प्रकार से आज कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आज हम ध्यान से देखें तो इंडिया में बैठे बैठे हम जर्मनी की कोई गाड़ी ऑर्डर कर सकते हैं और वो हमारे घर आ सकती है। आप अमेरिका का कोई सामान आप यूज कर पा रहे हो, चाइना का बना हुआ खिलौना आज हमारे मार्केट में मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज दुनिया क्या है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी कहीं किसी देश में कोई भी इंसिडेंट होता है उसका असर पूरी दुनिया पे हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कोरोना के एग्जांपल को आपने देखा, शुरुआत कहाँ से हुई उसकी? चाइना से हुई और ये पूरी दुनिया को ये लॉकडाउन के स्टेट में लेके चला गया। एक और एग्जांपल हम देखें तो रशिया और यूक्रेन वॉर, रशिया का और यूक्रेन का वॉर हुआ, उस वॉर का इम्पैक्ट जो था वो अलग अलग कंट्रीज पे पड़ा, दुनिया पे, हमारे इंडिया पे भी पड़ा था। हमारे इंडिया की मार्केट भी डाउन चली गई थी। अभी जैसे इजराइल और पैलेस्टीन वॉर चल रहा है। सो नाउअडेज अगर हम आज की बात करें तो वी ऑल आर कनेक्टेड। आज के समय में दुनिया इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये पहले हुआ करती थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि धरती का साइज छोटा हो गया है, कहने का मतलब ये है वी आर टॉकिंग अबाउट अ कनेक्शन। ठीक है, आज के समय में लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इतनी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि किसी एक कंट्री को बिना किसी दूसरे कंट्री के इन्फ्लुएंस के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्या ये सेम चीज़ें हिस्ट्री में भी हुआ करती थी? क्या ये सेम चीज़ें पहले भी था कि पहले भी लोग एक दूसरे से उतने ही कनेक्टेड हुआ करते थे जितने कनेक्टेड वो आज हैं? सो अबाउट ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये दुनिया कैसे कनेक्टेड थी। सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन एक टर्म आता है विच वी विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर ऑल्सो। एंड ये सेम चीज़, ये जो सेम वर्ड है, ये हमारे पास हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, आखिर इसका क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक इकोनॉमिक सिस्टम एसोसिएटेड विद द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, पीपल अक्रॉस द ग्लोब। क्या मतलब हुआ इसका? एन इकोनॉमिक सिस्टम एसोसिएटेड विद द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूरी दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में गुड्स का, यानी सामान का, टेक्नोलॉजी का, आइडियाज़ का और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र और मूवमेंट हो रहा होता है। देखिए, जहाँ भी अगर हम कहीं बात करेंगे लोगों का मूवमेंट ना, वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जहाँ पे लोग मूव कर रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल भी मूव करेगा, पैसा भी मूव करेगा, सामान भी मूव करेगा। एक जगह से दूसरी जगह जब कोई व्यक्ति जाता है तो अपने आइडियाज़ को भी लेकर के जाता है कि नहीं? फॉर एग्जांपल अगर रेज़र जो हम यूज़ करते हैं, ये रेज़र बने किसी और कंपनी में होगी लेकिन आज पूरी दुनिया में इसे कहीं लोग यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के ट्रांसफ़र की वजह से आइडियाज़ का भी ट्रांसफ़र हुआ, आइडियाज़ का भी मूवमेंट हुआ और जा कर के हम इतना ज़्यादा आज कनेक्टेड हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जैसा कि आपको सिलेबस पता होगा सेशन 2023 और 24 का, ठीक है, सेशन 2023 और 24 का सिलेबस आप जैसा कि जानते हैं, सिर्फ हमारे इस वाले एग्ज़ाम में 3 टॉपिक्स आ रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, हमने बस 3 टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारा सिल्क रूट वाला होगा एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में इससे बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आ जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे और किस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैं साथ ही साथ आपको इस वीडियो के अंदर और इस लेक्चर के अंदर बताते रहूँगा।
तो आपने क्या करना है, आपने कुर्सी से चिपक करके इस वीडियो को पूरा देखना है टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड ऑल योर क्वेरीज ऑफ दिस चैप्टर, तभी रिजल्ट बढ़िया आ पाएगा। तो सिल्क रूट के अलावा जो दूसरी चीज़ है अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ दैट फूड ट्रैवल्स, कि खाने का ट्रैवल्स जो हुआ, एक जगह से दूसरी जगह खाना कैसे पहुंचा। फॉर एग्जांपल आज हम चाउमीन या नूडल्स या मंचूरियन खाते हैं या मोमो खाते हैं, तो ये क्या हमारे इंडिया की ट्रेडिशनल फूड तो नहीं थी, ये अदर कंट्रीज से आए हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे हिस्ट्री में कोई होगा जो वहाँ से लेकर के हमारे इंडिया में आया होगा और उसने यहाँ पे शेयर की होगी, एंड देन पीपल हैव स्टार्टेड ईटिंग दिस ऑल दीज थिंग्स। और जो तीसरी चीज़ है अबाउट विच वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में, कि जब दुनिया कनेक्ट हो रही थी, नए नए जगहों के बारे में लोगों को पता चल रहे थे, तो कैसे कोई देश होगा जो ये प्रयास करेगा कि कोई दूसरा कंट्री उसको मैं अपने कब्जे के अंदर ले लेता हूँ। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड एंड डिजीजेज। इसमें देखो डिजीज़ का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बात हमारी होती है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए आज का जो समय है इसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। क्यों मॉडर्न पीरियड कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स, रिवोल्यूशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैड टेकन प्लेस इन द पास्ट फ्यू 100-200 ईयर्स। अगर हम पिछले 2-3-4 सेंचुरीज़ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स में मॉडर्न हुए हैं, आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुआ है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आज तो हम कनेक्टेड ही हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करने वाले हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या दुनिया कनेक्टेड थी, और प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अगर दुनिया कनेक्टेड थी तो वो किस प्रकार से कनेक्टेड थी। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। चलिए, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि क्या पास्ट में आज दुनिया जितनी कनेक्टेड है, दुनिया जितना ज़्यादा आज के समय में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आज एक कंट्री कुछ बयान देता है, कुछ स्टेटमेंट कहता है, दूसरे कंट्री में उसका प्रभाव हो जाता है। तो आज के समय में हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए फील करते हैं। आज दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको अमेरिका जाना है, यू कैन गो टू अमेरिका इन 48 आवर्स, है कि नहीं। आप 3 से 4 दिनों में हम अमेरिका को नाप सकते हैं, वहाँ से घूम के यहाँ पे आ सकते हैं, है कि नहीं। यूरोप जाना हुआ, आप एक दिन में यूरोप जा सकते हो। लेकिन क्या आज से 1000 साल पहले ये चीज़ ऐसा ही था? आज से 1000 साल पहले तो पता भी नहीं था कि एशिया इंडिया तक पहुँचने का क्या रास्ता है कि नहीं। तो उस समय क्या दुनिया कनेक्टेड हुआ करती थी? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम रेगुलरली मोर इंटरलिंक। देखिए आज दुनिया जितनी ज़्यादा हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्या ये एक दिन में हुआ है? क्या ये 2 दिन में हुआ है? एकदम नहीं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले गए हैं। ये एक दिन में होने वाला नहीं है। इट्स नॉट अ एक्सीडेंटल थिंग, इट्स अ प्रोसेस दैट हैव टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एक प्रोसेस था और उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते चले गए हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट होते चले गए, ठीक है। तो ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन है ना, वो एक दूसरे से क्या था, ज़्यादा इंटरलिंक था। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पहले से ही क्या, जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जो ट्रेडर हुआ करते थे और जो प्रीस्ट हुआ करते थे। अब जानते हो ट्रैवलर का मतलब होता है जो यात्री, जैसे इब्न बतूता के बारे में आपने सुना होगा। इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे, और ट्रेडर यानी व्यापारी लोग, अरेबियन ट्रेडर्स हमारे इंडिया पर आते थे और यहाँ से बिजनेस करके जाते थे। और प्रीस्ट का मतलब जो पुजारी लोग होते थे, और पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, ठीक है, जो तीर्थ स्थल पे कहीं जाते हैं। कोई मुस्लिम है तो वो हज पे मक्का मदीना चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। हम लोग भी हिंदूज लोग कहीं अलग अलग जगह पे तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। हम लोग अलग अलग जगह पे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, मतलब आत्मा की शांति के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपने विश्वासों को मानते हुए हम लोग कहीं ना कहीं जाते थे। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते थे हिस्ट्री में, जो परसिक्यूशन से बचने के लिए, परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, अत्याचार। कोई व्यक्ति या कोई राजा जो अत्याचार कर रहा है, उससे बचने के लिए क्या होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह या अपना गांव या अपना जो राज्य होता था उसको छोड़ करके वो लोग वहाँ चले जाते थे। कोई खराब राजा हो गया या कोई भी उनको समस्या हो गई। अच्छा, जब भी कोई आदमी अपने साथ कहीं जाता है तो क्या वो खाली अकेले चला जाता है? एकदम नहीं, ठीक है। आप सोचो, क्या कोई आदमी जब अकेले कहीं पे जाता है तो क्या वो अकेले चले जाता है? नहीं। जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है या हम ही कहीं जाते हैं
तो हम अपने साथ सामान लेके जाते हैं, मनी लेके जाते हैं, वैल्यूज़ लेके जाते हैं। वैल्यूज़ मतलब हमारे अपने संस्कार। देखो, हर सोसाइटी की, हर ह्यूमन सोसाइटी की, हर कल्चर में, हर ट्रेडिशन में कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो हम अपने साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है। अपने साथ कुछ स्किल्स लेकर के चलते हैं, ठीक है, आइडियाज़ लेकर के चलते हैं। आइडिया का एग्जांपल देखो, आप लोग कितना डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हो, बहुत ज़्यादा डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हो, अल्दो वो अनहेल्दी है लेकिन आप लोग को अच्छा लगता है। तो ये डोमिनो पिज़्ज़ा वाला आइडिया किसी और देश का था, वहाँ से कोई यहाँ पे आया और उसने ये आइडिया यहाँ फैला दिया, तब तो आज यहाँ के लोगों को भी और बच्चों को भी डोमिनोज पिज़्ज़ा इतनी पसंद आती है कि नहीं। या मैकडोनल्ड्स के बर्गर की हम बात कर लें, ये आइडिया जो था, ये आइडिया मूवी मेकिंग का कहीं आइडिया होगा, सबसे पहले किसी ने फिल्म बनाई होगी, फिर ये आइडिया अलग अलग कंट्रीज़ में, देखो पूरी दुनिया में हर देश में मूवी मेकिंग होता है। तो लोग कहीं भी जाते हैं अपने साथ आइडियाज़ को लेके जाते हैं, नए नए इन्वेंशंस को लेके जाते हैं, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया, स्टीम इंजन बनाया, उस स्टीम इंजन का यूज करके पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे व्हीकल्स चलाए गए, और आज देखिए पूरी दुनिया में हर जगह गाड़ी है। तो कहीं भी लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो अपने जगह क्या करते हैं, इन्वेंशंस लेके जाते हैं, आइडियाज़ लेके जाते हैं, एंड इवन जर्म्स भी लेकर के जाते हैं। जर्म्स का एग्जाम्पल वो कोरोना वाला एग्जाम्पल है ना अपना, जर्म्स वाला। तो कोई व्यक्ति जब कहीं जाता है तो अपने साथ जर्म्स और डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ लेकर के भी ट्रैवल करता है, ठीक है। तो जब भी लोग कहीं पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं। हम जब कहीं जाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सामान लेकर के जा रहे हैं या खुद को लेकर के जा रहे हैं। हम कहीं जाएंगे, वहाँ रहेंगे, सेटल होंगे, अपने कल्चर्स, अपने वैल्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने ट्रेडिशंस को वहाँ रखेंगे, और यही धीरे धीरे ये जो ट्रेडिशंस है ना, ये ट्रेडिशन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आपस में इंटरमिंग खिचड़ी बन जाएगा और लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है कि नहीं। आप अमेरिका चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, वहाँ भी आपको गुरुद्वारा और टेम्पल मिलेगा, और आप इंडिया में लगभग हर स्टेट में आपको चर्च वगैरह देखने को मिलते हैं। ऑल दीज आर थिंग्स बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड जो प्री हिस्टोरिक टाइप से, पहले के ज़माने से, प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ही हम लोग क्या होते आ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब जब हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पहले हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि पास्ट में लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और हम बात कर रहे हैं कि जब लोग ट्रैवल करते थे तो अपने साथ इतनी सारी चीज़ों को लेके जाते थे। तो कहानी क्या है, जब लोग अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे तो जाते कैसे थे। आज के समय में तो हमारे पास ट्रेन है, प्लेन है, बहुत सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले के ज़माने में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ करता था जो लोग यूज़ करते थे, तो उनमें से उनका रास्ता क्या होता था। तो उनमें से सबसे पहले एक रास्ते की जो बात करते हैं वो था सिल्क रूट। अब नाम इसका सिल्क रूट है तो आपको एक चीज़ तो समझ ही जाना चाहिए कि इसका नाम सिल्क रूट क्यों है। इसका नाम सिल्क रूट इसलिए है क्योंकि इन रास्तों के थ्रू पहले पुराने ज़माने में, यानी करीब हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन एरा से भी पहले की बात है, ये जो सिल्क रूट्स हुआ करते थे भैया, ये सिल्क रूट्स क्रिश्चियन एरा से भी पहले हुआ करते थे, ठीक है। क्रिश्चियन एरा से भी पहले हुआ करते थे, यानी कि आज से आप एक तरीके से समझिए 2000-2500 साल पहले से ये रूट्स थे जिनका लोग प्रयोग करते थे। और इन रास्तों के थ्रू चाइना का फेमस सिल्क कार्गो जाया करता था, दैट इज़ वाई इन्हें हम सिल्क रूट्स बोला करते थे। एंड पीपल यूज टू ट्रैवल थ्रू दिस रूट, और इस रास्ते की वजह से लोग क्या करते थे, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत कमाल की बात, आज से 2500 साल पहले ये सिल्क रूट्स जो हुआ करते थे वो एशिया को यूरोप से और नॉर्दर्न अमेरिका से कनेक्ट करने का काम किया करते थे। एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका से क्या करते थे, कनेक्ट करने का काम किया करते थे दीज सिल्क रूट्स, ठीक है। तो तुम सोचो उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई मीन्स ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था, धरती तो उस समय भी इतनी बड़ी होगी। आज मतलब ऐसा थोड़ी है कि धरती छोटी थी। एंड पीपल यूज टू ट्रैवल ऑल थ्रू दीज वास्ट कंटिनेंट्स, इन कंटिनेंट्स, ओ सॉरी एक चीज़ गड़बड़ी कर दी हमने, नॉर्दर्न अमेरिका नहीं, नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका को। तो इतने वास्ट कंटिनेंट्स में लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, और ये कनेक्शन था। जब हम एक्सकेवेशंस किए गए ना, तो आज भी प्रूफ्स मिले कि पुराने ज़माने में भी, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, पहले के ज़माने में कौड़ीज़ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, कौड़ीज़ हुआ करती थी, जिन्हें इंग्लिश में सी सेल्स बोला जाता है, ठीक है। सी सेल्स आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, या फिर आपने बैल के गले में देखा होगा, बहुत सारे सी सेल्स को हम लोग बांधते हैं। तो ये सी सेल्स को उस ज़माने में ना एज ए करेंसी यूज की जाती थी। एज ए करेंसी का मतलब पैसे की तरह यूज की जाते थे। वो कहावत है ना, 2 कौड़ी के आदमी, तो वो कौड़ी वाला वर्ड कहाँ से आया, वो कौड़ी वाला वर्ड यही से आया है क्योंकि पुराने ज़माने में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, आज से हज़ारों साल पहले ये सी सेल्स का यानी कि कौड़ीज़ का लोग प्रयोग करते थे टू बाई एंड सेल गुड्स, यानी सामान को खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं।
जैसे कि जब इजिप्ट में आप जानते हैं इजिप्ट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। इजिप्ट में फिर आपका हमारा मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग कहते हैं। तो उस ज़माने में भी क्या हुआ करता था, और यहाँ जो ग्रीस का सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था, वहाँ पे जब लोगों ने एक्सकवेशंस किए ना, तो वहाँ पे कौड़ीज़ मिले। इवन चाइना के अंदर भी कौड़ीज़ मिले। तो बहुत सारे जो देश हैं जो आज हमसे बहुत दूर दूर हैं, उस ज़माने में भी वहाँ कौड़ी यानी कि सी सेल्स मिले। यानी कि ये तो प्रूफ है ना इस बात का कि उस समय भी लोग ट्रैवल किया करते थे, उस समय भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, है कि नहीं। तो सिल्क रूट्स जो था ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पाथ्स हुआ करता था, जिसका यूज़ करके लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। नाउ ये सिल्क रूट जो था, क्या सिर्फ यहाँ से चाइनीज सिल्क गुड्स ही ट्रैवल किया करती थी? एकदम नहीं। इसकी वजह से सिर्फ चाइनीज सिल्क गुड्स ही नहीं, बल्कि बहुत सारी अदर चीज़ें भी यूज़ करती थी। और क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो सिल्क रूट्स हुआ करते थे ओवर लैंड एंड बाई सी, एशिया को यूरोप एंड नॉर्दर्न, यहाँ पे आपको अमेरिका लिखा हुआ है बट यहाँ पे अफ्रीका होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अफ्रीका होगा। ये नॉर्दर्न अफ्रीका से क्या करते थे, कनेक्ट करने का काम करते थे। एंड दे हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। और ये जो सिल्क रूट्स हैं ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। और ध्यान देंगे यहाँ पे अफ्रीका होगी, ठीक है। तो ये जो सिल्क रूट था, यहाँ से सिर्फ चाइना का सिल्क का गुड्स ही नहीं, देखो चाइना सिल्क के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर है, हिस्ट्री में बेटर है। सिल्क का टेक्सटाइल वहाँ पे बहुत फाइन क्वालिटी का सिल्क टेक्सटाइल वहाँ पे लोग प्रोड्यूस किया करते थे। तो वहाँ पे इन सिल्क रूट्स के थ्रू बहुत सारे लोग कनेक्ट किया करते थे। ये जो सिल्क रूट हुआ करता था, ये देखिए इसमें से बोर्ड में एग्जाम में सवाल भी आ जाता है कि सिल्क रूट प्री मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा मीन्स हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन का, माइग्रेशन का, दुनिया को कनेक्ट करने का। और आंसर आ जाता है हाउ या फिर एक्सप्लेन। तो जब ये आ जाएगा तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग लीजिएगा। इन सिल्क रूट्स के थ्रू सिर्फ चाइना के सिल्क के कार्गोज ही नहीं ट्रैवल करते थे, बल्कि चाइनीज़ की पोएट्री वो चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो नहीं होता, वेस्ट होता है, फ्लावर वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो चाइनीज़ पोट्री भी इसके साथ ट्रैवल किया करती थी। चाइना की टेक्सटाइल ट्रैवल किया करती थी, एंड इंडियन टेक्सटाइल भी और इंडियन स्पाइसेस भी ट्रैवल किया करते थे फ्रॉम भारत। वो आजकल पॉपुलर कर रहे हैं इंडिया का नाम भारत, ठीक है। तो टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस जो कि भारत से हुआ करते थे, जो इंडिया से हुआ करते थे, वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। और साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत सारे कंट्रीज कनेक्टेड हुआ करते थे एंड ट्रैवल द सेम रूट। अच्छा, हम जब इतना सामान वहाँ से दे रहे हैं, मतलब आप एक चीज़ देखो, चाइना से क्या क्या चाह रहा है, चाइना से वहाँ के सिल्क कार्गोज जा रहे हैं, फिर चाइनीज़ पॉटरी जा रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया से स्पाइसेस जा रहे हैं, मसाले जा रहे हैं, है कि नहीं, टेक्सटाइल्स जा रही है। तो इसके बदले हमारे इंडिया में क्या आता था, है कि नहीं, तो इंडिया में इसके बदले आते थे गोल्ड एंड सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स आते थे। दैट इज़ वही कहावत थी ना, देयर इज़ ए कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द गोल्ड गोज एंड इट सिंक्स। दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरा सोना जाता है और डूब जाता है। और इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि सोना यहाँ आता था, यहाँ से सोना जाता नहीं था, यहाँ से सामान जाता था, टेक्सटाइल, कपड़ा जाता था, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है, यहाँ से स्पाइसेस, मसाले जाया करते थे, और सोना और चांदी बदले में हम लोग लिया करते थे और यहीं रह जाता था। तो सिल्क रूट जो हुआ करता था वो हमारे एशिया को यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करने का काम करता था, और ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट के पीरियड से भी पहले से था। एंड नॉट ओनली दिस, ये जो सिल्क रूट था ना, ये 15th सेंचुरी तक, 15th सेंचुरी का मतलब आज से 500 साल पहले तक, टिल द 15th सेंचुरी इसने लोगों को सेवा प्रदान की है, एंड लोगों ने इसका यूज़ करके। और ये सिल्क रूट का मतलब कोई एक रास्ता नहीं था, इट वाज अ नेटवर्क ऑफ रूट्स, जिसमें रोड भी लोग जाया करते थे, लैंड रूट्स भी थे इसके अंदर, और इसके अंदर सी रूट्स भी थे, ठीक है। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, जाया करते थे। कहानी हमारी ये है। तो ये सिल्क रूट का यूज़ करके लोग उस समय ट्रैवल किया करते थे। हमारे चाइना से क्या जाया करता था, चाइनीज़ पॉटरी और चाइनीज़ सिल्क क्लोथ्स, और इंडिया से इंडियन क्लोथ्स जाया करते थे, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, और बदले में हमें क्या मिला करता था, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप से हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर आया करता था। लेकिन ट्रेड के साथ साथ देखिए एक और बहुत कमाल की चीज़ है कि जो ट्रेड होता है ना, जो व्यापार होता है, सिर्फ वो ट्रैवल नहीं करता है, ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। कल्चरल एक्सचेंज यानी संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मान के चलिए अब जैसे मैं बिहार से हूँ, तो अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, तो हम कहीं पे कहीं भी देश के अंदर चले जाए, मॉरिशस चले जाए, जापान, लंदन, कहीं भी चल जाए, तो हमारे वहाँ एक फेस्टिवल है दिवाली, दशहरा, छठ। हम लोग इंडिया से हैं, ठीक है, ये सब मनाते हैं। बिहार में हमारे वहाँ छठ भी एक फेस्टिवल है। तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो ये तो करना तो बंद नहीं कर देंगे ना, करना तो नहीं छोड़ देंगे, ये भी हम वहाँ पे करेंगे। तो अगर हम जा रहे हैं तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, या बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, या किसी भी कारण से हम वहाँ पे जाएं,
तो हम अपने कल्चर को अपने साथ लेके जाते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब भी कहीं पे ट्रेड या किसी भी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो वो सिर्फ अकेले नहीं चले जाते, वो अपने साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज यानी कल्चरल चीज़ों को भी लेकर के चले जाते। ठीक है, तो दे वेंट हैंड इन हैंड, वो लोग एक साथ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आपको बताया हूँ, तो बुद्धिज़्म जो था, आप देखिए बुद्धिज़्म इंडिया में इसका डेवलपमेंट हुआ था, इंडिया और नेपाल वाला जो रीजन है इसको हम कह सकते हैं। बट ये ईस्टर्न इंडिया से पूरी दुनिया में कैसे फैला, बाय द हेल्प ऑफ दीज सिल्क रूट्स। ये इन्हीं सिल्क रूट्स का यूज करके बुद्धिज़्म जो था वो जाता था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ बुद्धिज़्म ही नहीं, आप जैनिज़्म की बात कर लो, जैनिज़्म भी ऐसे ही फैला। या ये जो सिल्क रूट हुआ करते थे, इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे, क्रिश्चियन मिशनरी का मतलब होता है धर्म प्रचारक। ठीक है, मिशनरीज का मतलब क्या होता है, धर्म प्रचारक जो रिलीजन को फैलाते हैं। या फिर मुस्लिम प्रीचर्स जो हुआ करते थे, मुस्लिम प्रीचर्स इन्हीं सिल्क रूट्स का प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, अपने रिलीजन को स्प्रेड किया करते थे। तो कहीं भी अगर ट्रेड होती है या कहीं भी लोग अगर मूव करते हैं, पीपल अगर माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सिर्फ वो अपने ट्रेड को या व्यापार और बिजनेस को नहीं करते हैं, बल्कि साथ ही साथ उनके साथ एक और चीज़ जाती है, वो है कल्चर। कल्चर का भी माइग्रेशन हैंड इन हैंड होता है। ठीक है, ये भी एक हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है कि लोग जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ कल्चर का भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिल्क रूट वाली एग्जांपल आपने समझा कितना इंपॉर्टेंट है, आपने समझा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फूड ट्रैवल्स के बारे में। अभी हमने ये बात कर लिया कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रेड का ट्रांसफ़र होता है, कल्चर का ट्रांसफ़र होता है। तो इनमें फूड कैसे पीछे रह सकती है कि नहीं। जब एक आदमी कहीं जाएगा तो अपना फूड भी तो लेके जाएगा, जो बचपन से वो खाता है वहीं वहाँ पे खाएगा, फिर उस चीज़ को फैलाएगा, स्प्रेड करेगा, है कि नहीं। तो हम लोग जब कहीं जाते हैं, आप कहीं किसी दूसरे देश में जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप सबसे पहले क्या खोजेंगे, इंडियन स्टाइल कहाँ पे रेस्टोरेंट, कहाँ पे कोई ऐसा होटल है जो इंडियन फूड बनाता है कि नहीं, जहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए जो हम खाते हैं, है कि नहीं। अब साउथ कोरिया के लोग या चाइना के लोग जो खाते हैं, ऑक्टोपस खा जाते हैं, बैट खा जाते हैं, वो हमें थोड़ी चाहिए, हमें वो चाहिए जो हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो फूड ट्रैवल्स, और फूड ट्रैवल्स का में इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेगेटी एंड पोटैटो के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया है। ठीक है, स्पेगेटी एंड पोटैटो के बारे में बताया। तो फूड जो है, देखिए अगर आज के समय में हम देखें ना, आपके इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर इतनी सारी फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, क्या वो सब इंडियन ओरिजिन का ही है? देखो बहुत सारा ऐसा फूड आइटम है जो कहाँ, जिसका कहाँ ओरिजिन हुआ है वो तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग एक चीज़ खाते हो, मंचूरियन आप में से बहुत सारे लोग खाते होंगे, है कि नहीं। कितनों को अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना। तो मंचूरियन जो है आप सभी लोग खाते होंगे। आपको बता दें, मंचूरिया रीज़न एक है आपका, मंचूरिया रीज़न आपने अगर क्लास 9th में रशियन रिवोल्यूशन पढ़ा होगा, हालांकि उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, देयर इज़ अ रीज़न। रशिया और चाइना के बीच में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है, रशिया और चाइना के बीच में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है मंचूरिया। ठीक है, और इस मंचूरिया के लिए एक बार 1904 एंड 5 में रशिया और जापान इस मंचूरिया के लिए लड़ भी गए थे। कितनी कमाल की बात है। कोई पूछेगा 1905 में रशिया और जापान क्यों लड़े थे, हम कहेंगे मंचूरियन के लिए, है कि नहीं। तो इसको रशियो जापानीज़ वॉर भी कहते हैं। तो ये लोग मंचूरिया के लिए लड़े हुए थे। ये मंचूरियन जो फूड हम लोग खाते हैं ये एक्चुअली यहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, नूडल्स हम खाते हैं, इंडियन फूड थोड़ी है नूडल्स, तो कहीं ना कहीं से आया है। तो ये सारी चीज़ें, फूड जो होता है ना, ये बहुत बड़ा एग्जांपल होता है लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का। लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर दूर तक के इलाकों में। एग्जाम्पल देखिए, जब भी कहीं पे ट्रैवलर या ट्रेडर्स जाया करते थे, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, वो जब जाया करते थे वहाँ पे नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग जगह से घूमते घूमते रहते थे, उनको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, नए नए क्रॉप्स के बारे में उनको पता चलता था। तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाया करते थे तो नए नए क्रॉप्स भी लेकर के वो जाया करते थे। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आपको नूडल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नूडल जो होता है ना, ये ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। ऐसा माना जाता है कि चाइना में नूडल्स की शुरुआत हुई थी, और ये नूडल्स जो है वो वेस्ट का मतलब क्या हो गया, यूरोप के अंदर ये जो नूडल्स हैं ये चाइना से गए थे, और वहाँ जाने के बाद स्पेगेटी बन गए। क्या बन गए? स्पेगेटी बन गए। जैसे एक और कहावत यह है कि अरेबियन ट्रेडर्स जो थे ना, अरेबियन ट्रेडर्स, वो पास्ता आप में से बहुत सारे लोग खाते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि पास्ता को अरेबियन ट्रेडर्स ने सिसिली लेके गए थे। सिसिली एक इटली के अंदर की आइलैंड है, और आज देखो वो कितना ज़्यादा फेमस है इटालियन पास्ता के नाम से। तो ये अरेबियन ट्रेडर्स लेके गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा फूड एक जगह से दूसरी जगह गया है इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत पहले ज़माने में जब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, घूमने जाया करते थे। ठीक है,
आज के समय में देखिए बहुत सारा जो हमारा कॉमन फूड है, जो बहुत सारे ऐसे फूड्स जो हम आज के समय में खाते हैं, हमारे कॉमन फूड्स, ठीक है। आज के समय में हमारे बहुत सारे जो कॉमन फूड्स हैं, जैसे पोटैटो हो गया, सोया हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मीज़ हो गया, मीज़ मकई को बोलते हैं, जानते हो ना, ठीक है। टोमेटोज हो गए, चिलीज़ हो गए, या स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंद कहते हैं। तो ये बहुत सारे जो ऐसे हमारे आज के जो कॉमन फूड्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन यूरोप में पहले हुआ था, फिर एशिया में हुआ। कैसे? तो एक व्यक्ति जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, ये भाई साहब को चुल मची इंडिया का रास्ता ढूंढने की। अब जानते हो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सबको इंडिया पहुंचना था, क्योंकि इंडिया वाज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहते हैं। तो वैसे ही एक भाई साहब थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इनको चुल मचा, इंडिया का रास्ता ढूंढते हैं। इन्होंने कहा भैया भारत कहाँ है, मैं उसका रास्ता खोज के आऊँगा, ठीक है। और ये निकल पड़े अपने जर्नी पे, अपने वॉयज पे, कि इंडिया का रास्ता ढूंढेंगे। अब निकलते निकलते भाई साहब गलती से पहुँच गए अमेरिका, यूएसए पहुँच गए, ठीक है। और जब यूएसए ये पहुंच गए ना, वहाँ जाके कहते वाह इंडिया में आ गए, इंडिया में खोज गए। फिर बाद में इधर तो सोना तो दिख नहीं रहा है भैया हमको, ठीक है। तो बाद में हालांकि इसलिए आप यूएस में जब जाएंगे ना, तो बहुत यूएस के जो ओरिजिनल लोग होते हैं उनको नेटिव अमेरिकन्स बोला जाता है, नेटिव इंडियन अमेरिकन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडियन अमेरिकन्स उनको बोला जाता है, क्योंकि वो जब इंडिया का रास्ता खोजते खोजते अमेरिका पहुँच गए, वास्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिलियन ईयर्स तक। देखो ये आज से 16th सेंचुरी की बात है, यानी आज से 500 साल पहले अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था दुनिया में। एशिया में रहने वाले लोगों को, यूरोप में रहने वाले लोगों को और अफ्रीका में रहने वाले लोगों को मिलियन ईयर्स तक, लाखों करोड़ों साल तक ये नहीं पता था कि उनके अलावा, उनके लैंड के अलावा दो और भी बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, जिसको आज हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। और ना अमेरिका में रहने वाले लोगों को, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, उनको नहीं मालूम था कि हमारे अलावा भी इस धरती पे लोग रहते हैं। वो तो क्रिस्टोफर कोलंबस भाई साहब जब गलती से वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उन लोगों को खोजा, तो इनको समझ में आया कि अच्छा दुनिया में यहाँ भी लोग रहते हैं और भी जगह है, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, ये आज कब हुई है? आज से 500 साल पहले हुई। यानी आज से 500 साल पहले हमारे ये जो कॉमन फूड्स थे ना, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट और मेज, टोमेटो, चिली और स्वीट पोटैटो, ये आज से 500 साल पहले हमारे दादाजी ने और हमारे परदादाजी ने इनको नहीं खाया होगा। हमारे बताइए, आलू इतना ज़्यादा लोग खाता है, और आज से 500 साल पहले किसी ने आलू नहीं खाया होगा, मिर्ची नहीं खाया होगा। सोचो पहली बार जब किसी आदमी ने मिर्ची खाया होगा, उसको क्या फील हुआ होगा, क्या सोचा होगा मिर्ची के बारे में, क्या है ये जहर, ठीक है। तो कहानी हमारी क्या है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब एक्सीडेंटली अमेरिका का डिस्कवरी किया था ना, तब ये सारे फूड पता चले। और ये सारे फूड जो थे पहले फिर वो यूरोप लेके गए, और यूरोप से फिर एशिया में, और तब हमें पता चला कि अच्छा पोटैटो भी कुछ होता है। समझ में आया ये बात को? कई बार क्या होता है ना कि ये जो फूड आपको दिख रहा है आज के समय में कितना ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट है, पोटैटो पे। मुझे लगता है पोटैटो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। आप देखिए समोसा बनाने में पोटैटो का यूज होता है, सब्जी बनाने में पोटैटो का यूज होता है, फ्रेंच फ्राइज बनाने में पोटैटो का यूज होता है। कहाँ पोटैटो का यूज़ नहीं होता है, बताइए, है कि नहीं? कई बार ये जो फूड है ना, ये जो कॉमन फूड जो आज हैं, अगर कहीं पे किसी फूड की डिस्कवरी हो जाती है, तो वो किसी के लिए लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बन जाता था। क्या बन जाता था? लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बन जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे क्या कह रहा है, समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कहीं पे अगर कोई नया फसल मिला है तो वो लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस बन जाएगा। कैसे, कहाँ तक ये बात सही है कि नहीं? देखिए आज के समय में आपको यूरोप घूमने का बहुत ज़्यादा मन करता है। क्यों मन करता है? क्योंकि भैया बहुत सुंदर है, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, स्पेन जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, लंदन जाएंगे, इतना सुंदर है। लेकिन आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, ठीक है, यूरोप दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट हम एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ गरीबी थी, यूरोप में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। और यूरोप एक कोल्ड कंट्री, आप जानते हैं, वहाँ मीट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मीट अवेलेबल वहाँ पे नहीं हो पाता था, तो जिस चीज़ का अवेलेबिलिटी नहीं होता और डिमांड बहुत ज़्यादा था, वो बहुत प्राइसली बिकता है। तो मीट वहाँ पे था ना, बहुत कॉस्टली मिला करता था, और कॉस्टली होने की वजह से हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, हर कोई इसको नहीं खरीद पाता था, ठीक है। तो जब वहाँ पे अमेरिका के नए नए क्रॉप्स जैसे पोटैटो और मेज़ वगैरह का जब डिस्कवरी हुआ और इसको यूरोप लेके गए ना, तो यूरोप के जो गरीब लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया, अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया। क्या मतलब इसका समझे, अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया। इससे पहले यूरोप के लोग अच्छा खाते ही नहीं थे, बताइए, है कि नहीं? तो
यूरोप में जब अमेरिका का फूड इंट्रोड्यूस हुआ और पोटैटो का जब फूड इंट्रोड्यूस हुआ, पोटैटो, तो वहाँ के लोगों ने अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया। और क्यों खाना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि देखिए पोटैटो जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये शरीर के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनको ये फुलफिल कर लेता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ, कहते हैं ना किसी पे हद से ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाओ कि वो तुम्हारा काट के चल दे। बात समझ गया है कि नहीं? तो वही चीज़ है। इसका बुरा परिणाम क्या हुआ कि आयरलैंड के जो गरीब थे ना, आयरलैंड आज के समय में ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है, तो आयरलैंड के अंदर जो पुअरेस्ट पीजेंट्स थे, जो गरीब पीजेंट्स थे, वो इतना ज़्यादा पोटैटो पे डिपेंड हो गए, इतनी ज़्यादा डिपेंड हो गए कि एक टाइम ऐसा आया जब उनका फसल ही ख़राब हो गया। मतलब वहाँ के लोग आलू ही खाते थे, ठीक है। और एक ऐसा समय आया जब उनकी क्या ख़राब हो गई, उनकी फसल ख़राब हो गई, उनका पूरा पोटैटो क्रॉप उनका ख़राब हो गया इन द मिड 1840s। तो 1840s का जो चला ना, उसमें उनका पूरा क्या ख़राब हो गया, पोटैटो ख़राब हो गया। और इस पोटैटो ख़राब होने के वजह से एक बहुत बड़ी फैमिन आई। एक बहुत बड़ी फैमिन का मतलब भुखमरी होता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी फैमिन आई जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग, लाखों लोग, हज़ारों लोग उसमें क्या हो गए, मर गए स्टारवेशन यानी भुखमरी से मर गए। और इसी चीज़ को हिस्ट्री के अंदर बोला जाता है द ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन। क्या बोला जाता है? द ग्रेट आयरिश यानी आयरलैंड के लोगों को आयरिश पीपल बोला जाता है। द ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन बोला जाता है। इस पोटैटो फैमिन के अंदर लाखों लोग मर गए थे क्योंकि फसल, उनकी पोटैटो की फसल क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आई कि कहीं पे अगर कोई नया क्रॉप होता है तो वो किसी के लिए लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बन जाता है, ठीक है, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बन जाता है। तो फूड ट्रैवल्स में हमने क्या देखा, अबाउट पोटैटो एंड स्पेगेटी देखा कि आज के जो हमारे, देखो इंडिया और जापान में भी बहुत सारे ऐसे कॉमन जो फूड हैं जो हम लोग खाते हैं, इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है ये किसी को नहीं मालूम है। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखिए हम समोसा और जलेबी खाते हैं, ठीक है, जलेबी एंड समोसे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये इनका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था, क्योंकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको एक बात बता दूँ, जलेबी एंड समोसा आर नॉट इंडियन फूड्स। ये इंडिया में आने के बाद इनमें थोड़ा सा ऐसा बदलाव हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में ये कहीं और दूसरी जगह के फूड हुआ करते थे। ना आप कमेंट सेक्शन में ये बताना ये कहाँ के फूड हुआ करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वही पढ़ना है इस वीडियो के अंदर जो हमारे ये बोर्ड्स 2024 के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपके स्कूल के अंदर आगे से भी सवाल पूछ दिया जाए, बट वो बोर्ड में नहीं आने वाला है तो हम इसलिए उसको नहीं बताने वाले। तो कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, इनका क्या चला, देखिए कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, या एक तरीके से कह सकते हैं विक्ट्री, या एक देश जब दूसरे देश पे अटैक करता है उसको कब्जा करने के लिए, ठीक है। और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारियाँ, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो उस समय देखिए जब ये सारा चीज़ नहीं हो रहा था, शुरू की बात करें तो शुरू में मैंने ऑलरेडी आपको बताया इंडिया और चाइना जो हुआ करते थे वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, ठीक है। इंडिया और चाइना जो थे वो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, और उसका कहीं ना कहीं एक कारण सिल्क रूट भी हुआ करता था, ठीक है। अभी जो सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा, सिल्क रूट के वजह से भी लोग क्या करते थे, मतलब हमारे वहाँ बिजनेसेस बहुत ज़्यादा थी। वी वर कनेक्टेड विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका से हम लोग क्या थे, कनेक्टेड थे। लेकिन जब अमेरिका का डिस्कवरी हुआ ना, तो अमेरिका वॉज अ वेरी वास्ट लैंड, ठीक है। अमेरिका जो हुआ करते थे बहुत बड़े लैंड्स हुए, क्योंकि आज हम जिसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और इसके साथ वो कैरिबियन वाला जगह, कैरिबियन यानी जहाँ पे हो ना वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट वाली कंट्री है जिसको विंडीज़ कहते हैं। तो ये जब इतना बड़ा इनको लैंड मिला ना, तो उस लैंड में इनको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिले, और क्रॉप्स मिले इनको अलग अलग प्रकार के, प्रीसियस मेटल्स मिले इनको बहुत ज़्यादा प्रकार के। तो अब यूरोप की जो हालत थी, जो कि पहले एकदम फटीचर वाली हालत थी, अब यूरोप की हालत जो थी वो क्या होने लगी, थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी, क्योंकि यूरोप अब इन अमेरिकास की तरफ से क्या लेने लगा, वहाँ से रिसोर्सेस अपनी तरफ खींचने लगा, ठीक है। तो अब जब रिसोर्स वो खींचने लगा तो बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स, जैसे कि मेटल्स जो पेरू जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, और मेक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, यूएसए का नेबरिंग पड़ोसी देश है, ठीक है। तो पेरू और मेक्सिको से बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स यूरोप में लिए जाने लगे, और यूरोप के पास पहले तो गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी, हालत ख़राब था, बेचारा फटीचर था, कटोरा लेके भींग मांगने वाला हालत था इसका। लेकिन जब इसके पास प्रीसियस मेटल्स आने लगे तो इसकी हालत थोड़ी सुधरने लगी, और
ये अब ट्रेड करने लगा एशिया के साथ, यानी बिजनेस करने लगा, व्यापार करने लगा एशिया के साथ, क्योंकि इसको फिनांस की जो दिक्कत थी वो फिनांस की दिक्कत अब इसकी क्या हो गई, ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। अब जब पता चला कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और कैरिबियन में, आपको एक बात बताते हैं, जब भी कोई ऐसा चीज़ होता है ना, पुराने ज़माने में सुपरस्टिशंस और लीजेंड्स बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। लीजेंड का मतलब जानते हो ना, फेमस कहानियाँ। अब वो कितना सच होता है कितना झूठ होता है किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन लीजेंड्स बहुत ज़्यादा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर KGF मूवी देखा होगा तो आपको उसमें KGF में एक वर्ड लिखता है एल डोराडो, ठीक है। एल डोराडो का एक्चुअली मतलब है, देखिए हिस्ट्री में एल डोराडो कनेक्टेड है ना साउथ अमेरिका से, ठीक है, साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है एल डोराडो। जब ये सारा चीज़ चल रहा था ना, यूरोप के अंदर बहुत सारे मेटल्स और बहुत सारे मतलब गोल्ड सिल्वर, स्पेशली सिल्वर जाता था, तो जब जाने लगा अमेरिका से, तो अमेरिका के लोगों के मन में ना थोड़ा सा लीजेंड्स और कहानियाँ अमेरिका के लोगों में बहुत ज़्यादा फैलने लगी। एक कहानी फैली एल डोराडो की, लोग ऐसा मानने लगे कि साउथ अमेरिका के अंदर एक सिटी है, सिटी पूरे गोल्ड का, सोने का एक शहर है, सिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, जिस सिटी का नाम है एल डोराडो। और बहुत सारे लोग अपना झोला उठा के और बस्ता उठा के निकल पड़े, कहे कि भैया ये शहर हम खोज के रहेंगे और यहाँ का सारा सोना हथिया लेंगे। ट्रेजर हंटिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हालांकि लोगों को मिला कुछ नहीं, ठन गोपाल मिला, ठीक है। तो बहुत सारे लीजेंड्स भी उस समय फेमस हुआ करते थे साउथ अमेरिका के एक सिटी एल डोराडो के बारे में, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है। अभी जो वेल्थ जा रहा था यहाँ से, और उस वेल्थ की वजह से यूरोप का फ़ायदा हो रहा था, यूरोप ट्रेड कर पा रहा था, अब उसकी हालत थोड़ी पहले से बेटर हो रही थी। तो यूरोप के अंदर जानते हो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल हैं, और ये लोग ना हमेशा से बहुत लालची देश रहे हैं, एकदम लालची। कहीं पे इनको लॉलीपॉप दिखाने के चल जाएंगे छीनने, है कि नहीं। तो अब इनको अमेरिका में दिख गया था लॉलीपॉप, यानी अमेरिका के अंदर अब इनको रिसोर्स दिख गया था, तो अब इनके अंदर मन हुआ लालच कि भैया बाबू भैया पैसा, कैसे इस अमेरिका इतने बड़े कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में लिया जाए। कैसे ये लोग अलग अलग जगह पे कॉलोनी बनाया करते थे, इंडिया को भी इन्होंने कॉलोनी बना रखा था, है कि नहीं। हालांकि ये जब की बात हो रही है, उस समय इंडिया वॉज नॉट ए कॉलोनी, प्रोसेस में था, कॉलोनी बना नहीं था अभी ब्रिटेन की। तो इन्होंने सोचा ना कि कैसे क्या करते हैं हम अमेरिका को कब्जा कर लिया जाए। अब ये जो रेस था, इस रेस में सब लग गए कि अमेरिका को कब्जा करना है। सबसे पहले इस रेस में पोर्टुगल और फ्रांस लग गया, सॉरी स्पेन लग गया, पोर्टुगल, ठीक है, और स्पेन, ठीक है ना। तो पोर्टुगल और स्पेन दोनों रेस में लग गए कि काम करते हैं, इनको अमेरिका को जो है ना कब्जा कर लेते हैं। अब सवाल भी कि करेंगे कैसे, बहुत बड़ा देश है, सब रेस में लगे हुए हैं, सब रेस में लगे हुए हैं। तो जानते हो रेस जीतने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, खाली बॉर्नवीटा पी लेने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना है, तो स्पेन के कॉन्करर्स थे ना, स्पेन वालों ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। सोचो आज से 400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 500 साल पहले की, ठीक है, आपके सर फटने वाले हैं। एक कमाल की चीज़ बताने वाला, आज से 500 साल पहले स्पेनिश कॉन्करर्स ने जर्म्स का प्रयोग किया। जर्म्स का प्रयोग करना, स्मॉल पॉक्स का जर्म्स, वो पठान मूवी में जो दिखाया ना स्मॉल पॉक्स, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी बीमारी ने अगर लोगों की जान ली है तो स्मॉल पॉक्स है। आज भी स्मॉल पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, वो तो काउ पॉक्स और दूसरे वैक्सीन की वजह से इंसान को बचाया जाता है, ठीक है, इम्यून किया जाता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स का आज भी कोई इलाज नहीं है। तो जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे उन्होंने जर्म्स का यूज़ किया, स्मॉल पॉक्स का यूज़ किया, ताकि अमेरिका को कॉलोनाइज किया जा सके, यानी कि उनको अपने कब्जे में लिया जा सके, ठीक है। और जब भी कोई देश बीमारी का प्रयोग करता है तो इसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, यानी कि बीमारी का प्रयोग करना। आप सोचिए उस ज़माने में 500 साल पहले लोग कितने शातिर और तेजस्वी हुआ करते थे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात किया करते थे। आज भी बताइए एक चीज़, ये कितनी खतरनाक चीज़ है, चाइना से कोरोना आया, कोरोना ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन वाले स्टेट में डाल दिया, है कि नहीं। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर आज से 500 साल पहले किया जा चुका था। ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है। तो आज से 500 साल पहले लोग जो थे वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात किया करते थे, ठीक है। आज भी है। अगर देखो न्यूक्लियर बॉम्ब वो सबसे खतरनाक होता है। कोई बीमारी अगर मान लो कहीं कोई बीमारी छोड़ दी जाए, ठीक है, और उसका इलाज उन लोगों के पास नहीं, वो देश चौपट हो जाता है, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ठीक है, और वो इलाज ढूंढता रह जाएगा और कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्पेनिश कॉन्करर्स ने क्या यूज़ किया, स्पेनिश कॉन्करर्स ने यूज़ किया जर्म्स और स्मॉल पॉक्स का यूज़ किया ताकि वो जीत सके। अब आप जानते हो अमेरिका जो था वो मिलियन ईयर्स तक आइसोलेशन में था, उसको ऐसे बीमारियों का उसको पल्ले भी नहीं पड़ा था, उसको पता भी नहीं था। अमेरिका में तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी।
तो देखिए कई बार हमारा बीमार होना हेल्दी होता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, उसके प्रति एक इम्यूनिटी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक इम्यूनिटी क्रिएट करता है। तो अमेरिका के लोगों में तो ये इम्यूनिटी थी ही नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत लंबे समय तक क्या थे, आइसोलेशन में थे। तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जिनको इंडियन अमेरिकन्स बोला जाता था, ठीक है, नेटिव इंडियन अमेरिकन्स, तो उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी इस चीज़ के प्रति। जो डिजीज़ यूरोप से स्पेन वालों ने फैला दिया था, इसकी कोई उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, लड़ने का उनके शरीर में कोई दम नहीं था। और इस वजह से स्मॉल पॉक्स जो था अमेरिका वालों के लिए वो एक डेडली किलर साबित हुआ। डेडली किलर, लाखों लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से को क्या कर दिया, बहुत बड़े पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, यानी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में कितनी अच्छी बात कही गई है कि गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड। ठीक है, मान लीजिए अगर स्पेन वाले हथियार लेके अमेरिकन्स पे अटैक करने जाते, अमेरिकन्स वाले समझ जाते, वो भी हथियार खरीद सकते थे, है कि नहीं। तो गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड, या हो सकता है स्पेन वालों से छीन के वो रख लेते, एंड टर्न्स अगेंस्ट द इन्वेडर्स, और हो सकता है ना आप ही का हथियार आप ही के खिलाफ यूज कर देंगे। लेकिन बीमारियों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बीमारियों से लड़ने के लिए आपके पास उसका उपाय होना चाहिए। अगर आपके पास उसका उपाय नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाइए, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो बीमारी थी स्मॉल पॉक्स की, ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित रही, और स्पेन जो था ये करने में एकदम सफल रहा, और उसको एक रास्ता मिला। इवन स्पेन को नहीं, और भी बहुत सारे यूरोपियन इन्वेडर्स को ये रास्ता मिला और एक मौका मिला कि वो अमेरिका को कॉलोनाइज कर पाए, यानी उसको अपना गुलाम बना पाए। ठीक है, Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe। अभी मैं वही आपको बता रहा था कि यूरोप में बदहाली थी, भूख था, गरीबी थी, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, बेटर क्लोथ्स नहीं थे, जॉब नहीं था, पॉपुलेशन था, हालांकि पॉपुलेशन था तो एकदम वो क्वांटिटी पॉपुलेशन था, कोई यूज़ का पॉपुलेशन नहीं था। तो यूरोप के अंदर हंगर, पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ठीक है, जॉब्स लोगों के पास नहीं थे, और साथ ही साथ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा होता था, है कि नहीं। कोई आपसे कहे आकर के कि यूरोप इतना पीसफुल कॉन्टिनेंट है, आपसे कोई आके कहे कि यूरोप इतना पीसफुल कॉन्टिनेंट है, भैया तो अभी तो पैसा हो गया है, ठीक है, लेकिन पास्ट में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करते थे। लोगों को मार दिया जाता था, ठीक है, उनको लटका दिया जाता था, और सिटीज़ वेयर क्राउडेड विथ डेडली डिजीज़, और शहरों में जो लोग हुआ करते थे उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैला करती थी, वाइड स्प्रेड। ठीक है, हर गली में लगभग बीमार लोग ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करता था। तो इतना ज़्यादा यूरोप के अंदर प्रॉब्लम था ना कि वहाँ रहना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, वहाँ एकदम रहना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल था। इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया, यूरोप छोड़ कर के अमेरिका भाग गए, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी कॉलोनाइज हो चुका था। तो लोग क्या हो गए, लोगों ने यूरोप को छोड़ करके, पीपल वेंट टू अमेरिका, लोग अमेरिका भाग गए कि अमेरिका जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा नया नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो थोड़ा सा हालत हमारा सुधरेगा। तो लोग क्या हो गए, अमेरिका भाग गए। तो यूरोप से जब लोग अमेरिका भाग गए तो फिर आप जानते हैं अमेरिका में क्या हुआ, वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सब होती थी, है कि नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर अफ्रीका के लोगों को पकड़ करके वहाँ स्लेव ट्रेड कराया जाता था एज ए स्लेव। अमेरिका के अंदर जब गए ना, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ज़मीन की कमी नहीं है। आज भी अमेरिका के अंदर देखोगे तो वहाँ के किसान जो होते हैं वो हेलीकॉप्टर से फर्टिलाइजर छिड़कते हैं। हमारे वहाँ 300 रुपये का बीज खरीदने के लिए किसान लोन लेता है। तो वहाँ पे स्लेव से काम कराया जाता था प्लांटेशंस के अंदर, क्योंकि ज़मीन की कमी नहीं थी, तो वहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया गया। ठीक है, वहाँ कॉटन, शुगर, इन सब को उगाया जाता था। ठीक है, और उन प्लांटेशंस के अंदर क्या करवाया गया, स्लेव्स लोगों से काम करवाया जाता था। ठीक है, तो यूरोप की हालत कब सुधारनी शुरू हो गई, जब अमेरिका का डिस्कवरी हुआ और अमेरिका के रिसोर्सेज की वजह से यूरोप का फिनेंशियल स्थिति ठीक होने लगा। ठीक है, लेकिन 18वीं सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक कहानी कुछ और थी। कहानी वैसा नहीं था जैसा आज हुआ करता है। चाइना और इंडिया जो थे ना, दे वेर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। दुनिया के सबसे जो अमीर देश है ना, उनमें सबसे ऊपर चाइना और इंडिया आया करते थे। हमारा देश और चाइना सबसे ऊपर आया करते थे, क्योंकि हमारे देश में भैया बहुत पैसा था, पैसा ही पैसा था, सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी तक चाइना और इंडिया जो थे ये वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में आया करते थे। ठीक है, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ, किसी कारणवश चाइना बोला कि अब भैया हमको वर्ल्ड ट्रेड में नहीं रहना, अब हम थोड़ा सा अलग हटना चाहते हैं। चाइना आइसोलेट हो गया, यानी चाइना जो था वो वर्ल्ड ट्रेड से थोड़ा सा कट गया, और उसके कटने की वजह से क्या हो गया कि चाइना के रिड्यूस्ड रूल की वजह से अमेरिका का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लगा। और यूरोपियंस हमेशा से चाहते थे
देखो पहले क्या होता था ना, एशिया में सारा बिजनेस होता था इंडिया और चाइना के वजह से। एशिया में बिजनेस कंट्रोल किया जाता था, एशिया वाज द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड। लेकिन जब चाइना पीछे हट गया बिजनेस में से, थोड़ा सा अपने कदम को पीछे खींच लिया, तो अमेरिका का जो वैल्यू था ना, अमेरिका की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अमेरिका से रिसोर्स आ रहे थे। अब उन रिसोर्स की वजह से यूरोप क्या सोचने लगा कि एक काम करते हैं, पूरे बिजनेस को, पूरे ट्रेड को एशिया से चेंज करके यूरोप लेके चल जाते हैं, है कि नहीं, यूरोप शिफ्ट कर देते हैं। तो चाइना के इस रोल घटने के रोल की वजह से, और धीरे धीरे हमारा देश भी कॉलोनाइज हो रहा था, इस वजह से जो ट्रेड था वो ग्रेजुअली, वर्ल्ड ट्रेड जो था वो वेस्ट वर्ड ट्रांसफ़र होने लगा। कहाँ होने लगा? वेस्ट साइड जाने लगा। जो ट्रेड था वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगा। और अब जो था यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब यूरोप जो था ये करने में सफल भी हो गया, और यूरोप ने क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड को, पूरी दुनिया के बिजनेस को यूरोप की तरफ शिफ्ट करने में सफल हो गया। और देखो वही टाइम जो था ना, धीरे धीरे वहाँ से इंडिया और एशिया की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन फिर देखें, अभी वापस इंडिया इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, एंड हम लोग वापस से फिर से वही वन ऑफ द, आज अभी भी हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी को और अच्छा बनाना है, और फिर से दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री इसको बनाना है। सो दैट वाज ऑल इन द स्टोरी। इस चैप्टर में इतना ही था जो हमें पढ़ना है। ऑल्दो चैप्टर बहुत लंबा है, आगे तक है, लेकिन हमें सेशन 2024 के बोर्ड एग्जाम, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सिलेबस था, इसलिए मैंने आपको इतना ही बताया। ठीक है, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे उसको शेयर करिए, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। हम प्रयास करेंगे कि आपका कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं आपके साथ किसी और लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।